इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, किस फिनोमिना के बारे में यहाँ पे बेटा बात चल रही है, जहां पे इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है एंड उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रहा है। यानी कि इसका हमारा ऑप्शन बी एकदम करंट नहीं करेक्ट हो जाएगा। सी जब भी जहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, ठीक है, जिस भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, सो इट ऑलवेज प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। यानी कि अभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बना हुआ है दैट इज नॉट मच इफेक्टिव, ठीक है, वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो क्या करना चाहिए ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए? ऑप्शन ए है हमारे पास, यूज अ लॉन्गर आयरन नेल, यूज अ थिनर वायर, इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल एंड चेंज द डायरेक्शंस ऑफ द करंट। क्या करना चाहिए? जितनी ज्यादा आप कॉइलिंग करेंगे, जितने ज्यादा आप उसमें टर्न लेकर आएंगे, उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, उतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल को इंक्रीज कर दो, इट विल मेक अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इट विल क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड गिव इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रेंथ, राइट। तो सबसे पहले तो कह रहे हैं कि भाई जो निक्रोम वायर है वो एक बढ़िया, है ना, बढ़िया गुड कंडक्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इज इट करेक्ट? नो, ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करता है जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट बढ़ता है एंड इसीलिए निक्रोम वायर को हीटर वगैरह में लगाया जाता है ताकि वो ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करे, ज्यादा हीट क्रिएट करे और फिर हम हीटर से अपने सुंदर सुंदर हाथ जो है वो गर्म कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यस, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? असर्शन तो हमारा फॉल्स हो गया। रीजन हमारा ड्राई सेल को हम एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ उसको हम सिंगल यूज में ला सकते हैं, जबकि जो हमारे पास सेकेंडरी सेल्स होते हैं या फिर जिसको हम रिचार्जेबल बैटरीज बोलते हैं, उनको हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों है? जल्दी बताइए क्या हो जाएगा इसका रीजन। देखो, जब हम ड्राई सेल के बारे में बात कर रहे होते हैं या फिर जिसको हम सिंगल सेल कहते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो इंटरनल केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है, इंटरनल केमिकल रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल। तो जब एक बार, ठीक है, एक बार उसमें का मटेरियल जो है वो कंज्यूम हो जाएगा तो मतलब वो डेड है, इट कैन नॉट बी रीयूज अगेन। लेकिन जो हमारे पास रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं उसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन, बैटरी जो है उसको बार बार हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो रीजन लिख लेते हैं, प्रॉपर रीजन इसका क्या होगा इसके बारे में हम बात करते हैं। क्लियर? यस। सो सबसे पहले हम, हेलो क्लास 8, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट की वर्कशीट। सो इस चैप्टर की हमने क्या क्या चीजें कवर कर ली है, सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं। सबसे पहले तो देखो, इस चैप्टर का हमने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर किया है, जिसमें मैंने आपको इसके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन तक करवाए हैं, ठीक है। तो उस लेक्चर को देख के आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। सेकेंड चीज, हमने क्रैश कोर्स में हर एक चैप्टर का इंक्लूडिंग दिस चैप्टर हमने 25 से 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए हैं। थर्ड थिंग, हमने इसका वन शॉट भी कंप्लीट कर लिया है एंड अब हम फाइनल एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इस वर्कशीट के थ्रू आपको 1 मार्कर क्वेश्चन, असर्शन रीजन के क्वेश्चन, 2 मार्कर क्वेश्चन एंड 3 मार्कर क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी जितनी भी चीजें हैं रिलेटेड टू दिस चैप्टर, सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से जाके बाकी वीडियोस को भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि मेरी आवाज आप सभी तक एकदम क्लियर आ रही होगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास एंड लेट्स सी कि भाई आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। एंड वन मोर थिंग, जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे ना, आपको वीडियो को पॉज करना है, ठीक है, एंड उन क्वेश्चन का आंसर आप खुद बताएंगे एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप मुझे ये बताएंगे कि आपके अकॉर्डिंग आपके कितने नंबर आ रहे हैं। 1 मार्कर क्वेश्चन 1 नंबर का है, असर्शन रीजन 1 नंबर का है, बाकी जो 2 मार्कर क्वेश्चन है ऊपर लिखा हुआ है, 3 मार्कर के लिए भी लिखा हुआ है। तो आई थिंक अब आप आराम से ना अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर पाएंगे, तो मुझे बताना मत भूलना, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं। So question 1 है यहाँ पे, what is the phenomena called when electric current flowing through a conductor produce a magnetic field around it? Okay, तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, किस फिनोमिना के बारे में यहाँ पे बेटा बात चल रही है, जहां पे इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है एंड उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रहा है। सो दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, magnetic effect of heating current, electric current, electric effect of chemical effect of electric current and physical effect of electric current। क्या हो जाएगा? क्या प्रोड्यूस हो रहा है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इसका हमारा ऑप्शन बी एकदम करंट नहीं करेक्ट हो जाएगा। सी जब भी जहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है,
ठीक है, जिस भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा सो इट ऑलवेज प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट विद ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ. तो इनमें से किसकी हेल्प से हम ग्रेटेस्ट मैग्नेटिक क्या बना पाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना पाएंगे. ठीक है, चलिए. सो ए ऑप्शन है हमारा अ कॉइल विद अ फ्यू टर्न एंड सिंगल सेल. सिंगल सेल होगा, फ्यू कॉइल होंगे, तो बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा. अ कॉइल विद अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न एंड बैटरी ऑफ द 2 सेल्स. ओके, अ कॉइल विद अ फ्यू टर्न विद द बैटरी ऑफ द 2 सेल्स, अ कॉइल विद अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न एंड अ सिंगल सेल. तो यहाँ पे सबसे इफेक्टिव आंसर कौन सा लग रहा है आपको? यस, सबसे ज्यादा इफेक्टिव आंसर कौन सा लग रहा है कि लार्ज कॉइल हो, मतलब बहुत सारी कॉइलिंग हो और 2 सेल प्रेजेंट होंगे, तब जाके एक बेहतर इलेक्ट्रोमैग्नेट हम बना पाएंगे, है ना. सो फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा. अ कॉइल विद अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न एंड अ बैटरी ऑफ अ 2 सेल. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. एन इलेक्ट्रिक केटल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ. इलेक्ट्रिक केटल आप सबने देखा होगा, है ना. तो इलेक्ट्रिक केटल किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये बता दो. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड लाइट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. चलिए, तो केटल में क्या होता है, चीजें गर्म हो जाती है, जैसे हम उसको प्लग में लगा देते हैं ना, स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उसके अंदर पानी रख दो, मैगी बना लो, तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, वो हीट हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगे. सो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट से, है ना. क्या प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट से. सो फॉर दिस क्वेश्चन हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. ओके, बढ़िया है. चलिए ठीक है फिर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशंस ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एग्जाम्पल नहीं है, है ना. एप्लीकेशन नहीं है, नॉट एग्जाम्पल, एप्लीकेशन नहीं है. तो कौन एप्लीकेशन नहीं है भाई? इलेक्ट्रिक फैन, लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिक सेल एंड इलेक्ट्रिक स्टोव. विच ऑप्शन इज करेक्ट? नॉट एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता है. तो देखो, चाहे हम लाउड स्पीकर के बारे में बात कर ले, चाहे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक बेल के बारे में बात कर ले, इलेक्ट्रिक स्टोव के बारे में बात करें, तो इलेक्ट्रिक स्टोव मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा क्या? नहीं, इलेक्ट्रिक स्टोव मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करता है ना. बाकी सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट करते हैं. इलेक्ट्रिक फैन है, लाउड स्पीकर है, इलेक्ट्रिक बेल है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, दैट इज इलेक्ट्रिक स्टोव. ठीक है, इलेक्ट्रिक स्टोव जो है वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ना कि मैग्नेटिक इफेक्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. सो क्वेश्चन नंबर 5 है, a student make an electromagnet by winding a coil of wire around an iron nail and connecting it to a cell. She noticed that the electromagnet can only pick up a few paper clips. What is the most effective way to make a electromagnet stronger? यानी कि अभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बना हुआ है that is not much effective. ठीक है, वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है. तो क्या करना चाहिए ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए? ऑप्शन ए है हमारे पास, यूज अ लॉन्गर आयरन नेल, use a thinner wire, increase the number of turns of the coil and change the directions of the current. क्या करना चाहिए? जितनी ज्यादा आप कॉइलिंग करेंगे, जितने ज्यादा आप उसमें टर्न लेकर आएंगे, उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, उतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी. तो नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल को इंक्रीज कर दो, इट विल मेक अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, है ना. इट विल क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट and give electromagnet strength, right? So for this question, question number 5 का option C correct हो जाएगा, that is increase the number of turns of a coil. Okay, now next question है question number 6. Question number 6 is the voltaic cell is named after which Italian scientist who believe electricity come from combinations of metal and liquid, not from dead frog leg. याद है
हमने पढ़ा था एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में। तो कौन से साइंटिस्ट है भाई? हाँ जी, कौन से साइंटिस्ट है बेटा वो? यहाँ पे क्या है? ल्यूगी गैल्वेनी, ठीक है, हांस क्रिश्चियन ओरेस्टेड, ठीक है, एलेक्जेंड्रो वोल्टा या फिर आइजैक न्यूटन। व्हिच इज द करेक्ट आंसर? यस, सो इट इज एलेक्जेंड्रो वोल्टा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने वोल्टाइक सेल की डिस्कवरी की थी, इन्वेंटेड वोल्टाइक सेल कब की थी? बिटवीन 1745 टू 1827, ठीक है। तो एलेक्जेंड्रो वोल्टा इज दी करेक्ट आंसर। अब देखो, ये तो अगर आता था तो कर दोगे, वरना तुक्का लगाना पड़ेगा ना, और तुक्का भी पेपर में तो गलत ही होता है, ऐसे सही हो जाता है लेकिन पेपर में गलत हो जाता है। मेरे साथ तो होता था भाई, है ना, कि प्रैक्टिस करो तो तुक्का लगा के सही हो जाता था, एग्जाम में तुक्का लगाते तो सारे के सारे आंसर गलत हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। So, which of the following statement is true about the heating effect of electric current? कौन सा statement यहाँ पे true है, सच्चा है, सही है? So, it is always a problem and a source of energy loss. It forms the basis of device like an electric stove and an electric kettle. It is only observed in wires with high resistance. It is the same as the magnetic effect of electric current. चलो बताओ 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 बताओ, कौन सी चीज यहाँ पे ट्रू है? किसके बारे में? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कौन सी चीजें सही है बेटा? कौन सी चीजें सही हैं? सो इट इज अ बेसिस डिवाइस, लाइक जैसे कि इलेक्ट्रिक स्टोव है ना, इलेक्ट्रिक स्टोव हो गया, इलेक्ट्रिक कैटल हो गया, सो दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, है ना, दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? कौन सा बोल रहे हो? पॉज करके आंसर दिया था तुमने, हाँ, कौन सा आंसर बता रहे हो? बी आंसर करेक्ट है इसका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा असर्शन रीजन का क्वेश्चन, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, अ निक्रोम वायर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, निक्रोम वायर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इज इट ट्रू? And nichrome wire offer high resistance and generate more heat compared to the copper wire of the same size and length. तो सबसे पहले तो कह रहे हैं कि भाई जो निक्रोम वायर है वो एक बढ़िया है ना, बढ़िया गुड कंडक्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इज इट करेक्ट? नो, ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करता है जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट बढ़ता है, एंड इसीलिए निक्रोम वायर को हीटर वगैरह में लगाया जाता है ताकि वो ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करे, ज्यादा हीट क्रिएट करे, और फिर हम हीटर से अपने सुंदर सुंदर हाथ जो है वो गर्म कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यस, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? असर्शन तो हमारा फॉल्स हो गया, रीजन हमारा ट्रू है ना, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, यानी कि डी ऑप्शन बेटा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, असर्शन, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग बैटरी विद मोर सेल्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ कब बढ़ जाएगा? जब हम ज्यादा से ज्यादा सेल्स उसमें यूज करेंगे। इज इट करेक्ट? यस, ये हमारा करेक्ट है, ये हमारा करेक्ट, ठीक है, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। नाउ रीजन पे आ जाओ, रीजन क्या कह रहे हैं? अ बैटरी विद मोर सेल प्रोवाइड अ लार्ज करंट व्हिच क्रिएट अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। हाँ जी, ठीक है, अब बैटरी विद मोर सेल, जितने ज्यादा सेल्स होंगे उतना ज्यादा वो करंट प्रोड्यूस करेगा, और जितना ज्यादा वो करंट प्रोड्यूस करेगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाएगा। सो ये भी करेक्ट है, दोनों के दोनों करेक्ट है, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि सीधा सीधा आंसर हमारा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कोई सोचने वाली बात नहीं, सीधा सीधा हमारा आंसर ए करेक्ट होगा। क्लियर है बच्चे? यस, इतनी चीजें क्लियर है, चलिए बढ़िया। आओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। असर्शन है व्हेन अ वोल्टाइक सेल इज यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम इट बिकम डेड। जब हम वोल्टाइक सेल को बहुत लंबे समय के लिए यूज करते हैं तो वो बेचारे क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। एंड रीजन क्या कह रहे हैं? द केमिकल सब्सटेंस इनसाइड द सेल गेट यूज्ड अप ओवर टाइम, क्योंकि उनके अंदर जो केमिकल भरा हुआ होता है ना, उनके अंदर जो केमिकल भरा हुआ होता है वो कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है, इस वजह से सेल जो है वो डेड हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? हाँ, सही लग रहा है ना, सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मुझे तो देखो लग रहा है ना, मुझे तो दोनों के दोनों सही लग रहे हैं विद करेक्ट एक्सप्लेनेशन, विद करेक्ट एक्सप्लेनेशन।
यानी कि इसका ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नाउ आ जाते हैं, अब देखो 1 मार्कर सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं खत्म। अब हम आते हैं अपने 2 मार्कर क्वेश्चन की तरफ। ठीक, सो व्हाई डज अ करंट कैरिंग वायर गेट वार्म, एक्सप्लेन द अंडरलाइंग प्रिंसिपल। ठीक है, जिसमें भी करंट फ्लो हो रहा होगा वो कुछ टाइम के बाद वार्म हो जाता है, तो ऐसा क्यों है? सो करंट कैरिंग वायर गेट वार्म ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। अ करंट कैरिंग वायर गेट हीट, और वार्म भी आप लिख सकते हो हीट, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ प्रिंसिपल के बारे में बता दो भाई, इसका प्रिंसिपल क्या है? हाँ, आपके स्कूल वाले प्रिंसिपल के बारे में बात नहीं चल रही यहां पे, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा बेटा? ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? हाँ जी, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? देखो, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा थ्रू दी वायर तो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, एंड रेजिस्टेंस अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो एनर्जी तो खर्च हो जाएगी, और वही खर्च एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से वायर जो है वो वार्म हो जाएंगे, ठीक है। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट pass through the wire, when electric current pass through the wire, the resistance of wire, the resistance of wire oppose the flow of electron, ठीक है, अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी और कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, ठीक है, कॉजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, है ना, इनटू हीट, एंड वायर गेट वार्म। इसकी वजह से वायर जो है वो गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यहां से ना आपको अगर हीटिंग इफेक्ट के बारे में पूछा जाए तो फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है जो आप हायर क्लासेस में भी पढ़ोगे। H क्या होता है? दैट इज हीट प्रोड्यूस, कितना हीट प्रोड्यूस हुआ है। I हमारा करंट होता है, R हमारा रेजिस्टेंस होता है, और टाइम हमारा, ये T हमारा टाइम होता है। क्लियर है इतना? जल्दी जल्दी बता दीजिए क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अब हम। ये तो हमारा 11th क्वेश्चन था, है ना। नाउ 12th क्वेश्चन है, व्हाट आर दी 2 ways टू चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। कौन से 2 तरीके हैं? हाँ जी भाई, कौन से 2 तरीके हैं जिससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ चेंज कर सकते हैं? जल्दी बता दो, कौन कौन से 2 तरीके हो जाएंगे बेटा? यस, क्वेश्चन नंबर 12 है ये हमारा। कौन कौन से 2 तरीके हो सकते हैं? यस, सबसे पहला नंबर ऑफ टर्न को इंक्रीज कर दो, और दूसरा करंट जो है, जो भी सेल में करंट है, ठीक है, कम है तो उस करंट को बढ़ा दो। तो ये दोनों रीजंस हो सकते हैं, राइट। सो सबसे पहला क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल। इससे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड दूसरा, इंक्रीजिंग दी करंट फ्लोइंग थ्रू दी कॉइल, इंक्रीजिंग दी करंट
इंक्रीजिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज एक्सप्लेन व्हाई ड्राई सेल इज कंसिडर्ड अ सिंगल यूज, कंसिडर्ड एज सिंगल यूज सेल while rechargeable battery can be used multiple times। ठीक है, ड्राई सेल को हम एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ उसको हम सिंगल यूज में ला सकते हैं, जबकि जो हमारे पास सेकेंडरी सेल्स होते हैं या फिर जिसको हम रिचार्जेबल बैटरीज बोलते हैं उनको हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों है, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा इसका रीजन। देखो, जब हम ड्राई सेल के बारे में बात कर रहे होते हैं या फिर जिसको हम सिंगल सेल कहते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो इंटरनल केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है, इंटरनल केमिकल रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल। तो जब एक बार, ठीक है, एक बार उसमें का मटेरियल जो है वो कंज्यूम हो जाएगा तो मतलब वो डेड है, इट कैन नॉट बी रीयूज अगेन। लेकिन जो हमारे पास रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं उसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन, बैटरी जो है उसको बार बार हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो रीजन लिख लेते हैं, प्रॉपर रीजन इसका क्या होगा इसके बारे में हम बात करते हैं। क्लियर? यस। सो सबसे पहले हम बात करेंगे ड्राई सेल is considered a single use cell, considered a single use cell। तो dry cell is considered a single use cell because its internal chemical reaction because its internal chemical reactions are once used। अगर इसके अंदर का जो इंटरनल केमिकल रिएक्शन है अगर वो एक बार यूज हो जाता है, या फिर हम इसको कंज्यूम्ड बोल सकते हैं, यूज हो गया या फिर कंज्यूम हो गया, देन द सेल इज डेड एंड कैन नॉट बी रिस्टोर्ड। देन the cell is dead, and cannot be restored, और उसको हम रिस्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे जो रिचार्जेबल बैटरीज हैं इसको हम क्या बोलते हैं, रिचार्जेबल बैटरीज इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी बैटरी। ठीक है, दे आर रिवर्सिबल, दे यूज एज अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। ठीक है, which allow external electric current। ठीक है, तो वो रिवर्स हो जाता है प्रोसेस एंड देन केमिकल्स को हम रिस्टोर कर सकते हैं और उसको मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे फोन की बैटरी है ना, हमारे फोन की बैटरी हम उसको मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, रिचार्जेबल बैटरीज कैन बी यूज मल्टीपल टाइम्स, वेयर एज रिचार्जेबल बैटरी can be used multiple times। जो रिचार्जेबल बैटरीज है वो मल्टीपल टाइम्स यूज की जा सकती है बिकॉज बैटरी यूजेस रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, बिकॉज बैटरी यूजेस रिवर्सिबल because battery uses reversible chemical reactions। ठीक है, यहां पे reversible chemical reaction होता है which allowing an external electric current, अब ये क्या है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक करंट। देखो आपके फोन में जो बैटरी है वो तो खुद एक बैटरी है ना, अब आप उसको बाहर से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो कि नहीं करते हो, उसको चार्ज करते हो, तो वो बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक करंट हो गया, वो क्या करता है, रिवर्स द प्रोसेस एंड रीस्टोर द केमिकल। ठीक है, वो जो एक्स्ट्रा एक्सटर्नल करंट है वही पूरा का पूरा रिएक्शन रिवर्स कर देता है। सो विच अलाउइंग एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक करंट टू रिवर्स द प्रोसेस,
रिवर्स दी प्रोसेस, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो रिवर्स कर देता है एंड रीस्टोर दी केमिकल्स एंड रीस्टोर दी केमिकल्स, और केमिकल्स को ये रिस्टोर करता है। बढ़िया, यस, आ गया समझ में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो कि 2 मार्कर था। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे बेटा वो सारे के सारे 3 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, सो व्हाई इज इट सेड दैट अर्थ itself behave like a giant magnet? What is the cause of this phenomena? चलो, अर्थ को हम giant magnet क्यों कहते हैं बेटा, क्या रीजन है? Yes, why Earth is called giant magnet? Because it is surrounded by an invisible or massive magnetic field. ठीक है, और इसको हम geomagnetic field बोलते हैं, ठीक है। The earth itself behave like a giant magnet because, ठीक है, because it is surrounded by, because it is surrounded by an invisible and because it is surrounded by an invisible massive magnetic field known as geomagnetic field, known as, क्या बोलते हैं इसको, geomagnetic field बोलते हैं, geomagnetic field known as geomagnetic field, ठीक है। तभी तो देखो जब भी हम किसी भी मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं, ठीक है, तो वो खुद को अलाइन कर लेता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो बिहेव करता है लाइक अ जायंट मैग्नेट, ठीक है। सो इट एक्ट प्रिसाइजली लाइक अ ह्यूज बार मैग्नेट। किसकी तरह काम करता है ये? ह्यूज बार मैग्नेट की तरह काम करता है, ठीक है। सो it act precisely as a huge bar magnet, ये एक बड़े से बार मैग्नेट की तरह काम करता है, ठीक है, which is embedded deep within a planet, ठीक है। बार मैग्नेट embedded deep within planet, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था वो उसका रीजन है। नाउ द फिनोमेना, ठीक है, द कॉज ऑफ फिनोमेना क्या है बेटा? तो कॉज ऑफ फिनोमेना इज जियो डायनेमो, ठीक है। कॉज ऑफ फिनोमेना क्या हो जाएगा? जियो डायनेमो। अभी जियो डायनेमो क्या होता है मैम? हाँ, द कॉज ऑफ फिनोमेना इज द कॉज ऑफ phenomenon is the cause of phenomena is geodynamo। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? सी, अर्थ में हमारा क्या, अर्थ जो है वो क्या है? एक हम बोल सकते हैं कि अर्थ मैग्नेटिज्म, जो हमारे अर्थ का मैग्नेटिज्म है वो एक परमानेंट मैग्नेट नहीं है, ठीक है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है, हमारा जो अर्थ है वो बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है, तो ये क्या करता है? इट परसिस्ट मैग्नेटिज्म, ठीक है, एंड इसी प्रोसेस को हम जियोडायनेमो कहते हैं। क्लियर? यस, इसमें कोई डाउट है क्या? द कॉज ऑफ फिनोमेना इज जियोडायनेमो। ओके, बढ़ जाएं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज की क्लास का हमारा आखिरी सवाल होने वाला है, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। गेस करो क्या क्वेश्चन होगा? हाँ, अच्छा, और now the next question is question number 15th. So question number 15th है हमारा, explain the safety measures related to the heating effect of electric current in household socket, ठीक है। तो हम अपने घरों में किस तरीके से सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या चीजें हैं? सबसे पहले भाई फ्यूज लगा सकते हैं अपने घरों में, है ना, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज।
तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का क्या काम होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या काम होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज का? ये एक सेफ्टी डिवाइस है ना? इट इज अ सेफ्टी डिवाइस, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस जिसके पास क्या प्रेजेंट होता है? एक थिन वायर प्रेजेंट होता है, ठीक है? इट इज अ सेफ्टी डिवाइस, ठीक है, विच हैव अ थिन वायर। अब ये थिन वायर क्या काम करता है? विच इज कनेक्टेड टू द लाइव वायर, ठीक है? जब भी एक्सेस करंट फ्लो होता है तो ये थिन वायर जल जाता है एंड इट ब्रेक दी सर्किट और शॉर्ट सर्किट से हम बच जाते हैं, ठीक है? सो अ सेफ्टी डिवाइस containing a thin wire, containing a thin wire, ठीक है? इसमें थिन वायर प्रेजेंट होता है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, विद लो मेल्टिंग पॉइंट, with low melting point. When excess current flow, जब excess current flow होता है, जब overheat हो जाता है, then the wire get melt. तो इसमें जो वायर लगा होता है वो क्या हो जाता है बेटा? वायर जो है वो मेल्ट हो जाता है. the wire get melt and break the circuit, एंड ब्रेक दी सर्किट, और वो सर्किट को ब्रेक कर देता है, ठीक है? जिसकी वजह से हम सेफ हो जाते हैं, ठीक है? ब्रेक दी सर्किट इंस्टेंटली एंड सेफ अस. तो एक तो हमें इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाना चाहिए, बट आज के टाइम पे कोई इलेक्ट्रिक फ्यूज का इस्तेमाल करता नहीं है. सब किसका इस्तेमाल करते हैं? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यानी कि एमसीबी का. आप सबके घर में एमसीबी होगा. एमसीबी क्या है? एक ऑटोमेटिक स्विच है, ठीक है? वो खुद ही ओवरलोड डिटेक्ट कर लेता है, और जैसे ही उसको फील होता है कि हाँ यहाँ पे ओवरलोडिंग हो रही है, वो अपने आप ट्रिप हो जाएगा एंड इट डिस्कनेक्ट दी कनेक्शन, है ना? कनेक्शन को क्या कर देगा? वो डिस्कनेक्ट कर देगा, पावर सप्लाई को कट कर देगा एंड हम सेफ हो जाएंगे, ठीक? सो इट इज ऑटोमेटिक स्विच, it is automatic switches which detect the overload, जो ओवरलोड को डिटेक्ट कर लेता है एंड ट्रिप टू डिस्कनेक्ट दी सप्लाई, और ये सप्लाई को क्या कर देगा बेटा? डिस्कनेक्ट कर देगा एंड इट इज अ सेफर ऑल्टरनेटिव टू यूज. इट इज अ सेफर ऑल्टरनेटिव टू यूज, ठीक है? ये सेफर ऑल्टरनेटिव है इस्तेमाल करने के लिए, राइट? बाकी तो आप अपनी मर्जी से बहुत सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस ले सकते हो. कहीं पे वायर अगर खुला हुआ है तो आप उसको चेंज करा सकते हो, है ना? उसके ऊपर इंसुलेटिंग चीजों को रैप कर सकते हो. तो ये भी हमारे सेफ्टी मेजर्स होते हैं, ठीक है? राइट, ताकि उसमें भी आग वाग ना लग जाए ना, हीटिंग इफेक्ट ना हो जाए इलेक्ट्रिक करंट की वजह से. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 एंड इसी के साथ हमने आज की वर्कशीट के सारे क्वेश्चंस कर लिए. देखो ये वर्कशीट बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, है ना? एंड मेक श्योर कि आपने बहुत ईमानदारी से ये वर्कशीट कंप्लीट की होगी, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे पेपर में, है ना? और मुझे बताना नहीं भूलना कि कितने नंबर आए हैं, और सही बताना, ठीक है? अच्छा, ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ कि सही से बता देना? देखो आप ही का फायदा होगा. अगर मुझे लगेगा कि हाँ भाई तुम लोग के पूरे में से पूरे नंबर आ रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे? थोड़ा सा ना इसके लेवल को इंक्रीज कर देंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस और बढ़िया हो जाए. अगर मुझे पता ही नहीं होगा, आप मेरे ख्याल से अगर आपके लिए क्वेश्चन टफ है, तो फिर मुझे और थोड़ा इजी क्वेश्चन देना पड़ेगा, है ना? तो इससे मुझे आपके लेवल का पता चल जाएगा कि कितना और टफ हम क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं. ओके, सो प्लीज कॉमेंट करके मुझे बता देना, है ना? मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ भाई तुम लोग मेरी बात सुन रहे हो, है ना? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो तुम लोग, ठीक है? चलो बातें बहुत हो गई. अब नेक्स्ट चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे इन अनदर क्लास. तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड हैव अ नाइस डे. गुड बाय, बाय बाय.